watching my channel NCRE Science with Ragini, and I am here with part 3 of chapter number 2 Microorganisms, Friend and Foe. इस पार्ट में स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए यूजफुल है. सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कर्ड तो अपने घर में खाया ही होगा, योगर्ट, राइट. तो मिल्क से हमें योगर्ट किस तरह से मिलता है? यस, बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब वो कैसे होता है वो हम पढ़ते हैं. नाउ बिफोर दैट स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. उनका यूज कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है. बहुत पहले के टाइम से अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जा रहा है. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट. और हाँ, उन्हें एनवायरमेंट की क्लीनिंग अप के लिए भी यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स फेसेस एट्सेट्रा. इन सब का भी क्लीनिंग अप करने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं. They are broken down into harmless and usable substances by bacteria. Animal faces, vegetable peels, इन सब का क्लीन अप किस तरह से होता है? उन्हें बैक्टीरिया से रिएक्शन करवाया जाता है और फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. बैक्टीरिया का यूज मेडिसिन्स में भी किया जाता है. In agricultural, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. अब हमने उन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है पिछली क्लास में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में. तो इस तरह से हमारे ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये बहुत तरीके से हमें यूजफुल भी होते हैं. अब सबसे पहले हम पहला यूज देख लेते हैं, मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड कर्ड. You have learned in class 7 that milk is turned into curd with the help of bacteria. Now Paheli is saying that I saw my mother added a little curd to warm milk to set curd for the next day. I wonder why. अब पहेली कह रही है कि मैंने अपनी मम्मा को गुनगुने दूध में कर्ड मिलाते हुए देखा है ताकि दूसरे दिन के लिए वो कर्ड जमा सके. और वो सोचने लग जाती है कि मम्मी ऐसा क्यों करती है और फिर ऐसा क्यों होता है. तो अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है. कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कर्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कभी अगर आपने थोड़ा सा कर्ड लीजिएगा और अगर आपके पास माइक्रोस्कोप अवेलेबल है तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर कर्ड के एक छोटा सा थोड़ा सा कर्ड लेकर आप अगर उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे. तो जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट ये फ्रेंडली होते हैं, एडिबल होते हैं, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए हम कर्ड को कंज्यूम कर लेते हैं. ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस. अभी इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है? लैक्टोबैसिलस ऑर्गेनिज्म होता है. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो कि मिल्क से कर्ड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. ये मल्टीप्लाई होता है मिल्क में और उसे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. अब मिल्क से चीज़ बनाने का काम भी बैक्टीरिया करता है, पिकल्स बनाने का काम भी बैक्टीरिया करता है.
An important ingredient of rava, सूजी, idlis and bhaturas is curd. अब हम बहुत सारी चीज़ों में कर्ड का यूज़ करते हैं. भटूरे में यूज़ करते हैं. आपकी मम्मी भटूरे बनाती हैं वीकेंड्स पे, आपकी मम्मी इडली बनाती है. इन सारी चीज़ों में भी कर्ड का यूज़ होता है. बहुत सारी चीज़ों में हम कर्ड को यूज़ करते हैं. इवन कुकीज़ बनाने में भी कभी कभी हम कर्ड का यूज़ करते हैं. अब आपने सोचा है क्यों करते हैं हम ऐसा? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. अब बैक्टीरिया और यीस्ट, अब कर्ड में हमें पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, है ना. तो अब अगर हमारे पास यीस्ट अवेलेबल नहीं है, यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जब इडली और डोसे का बैटर हमें फर्मेंटेट करना होता है, तब हम या तो कर्ड का यूज़ करते हैं या फिर यीस्ट का यूज़ करते हैं. नाउ एक्टिविटी 2.3, टेक हाफ kg फ्लावर, आटा और मैदा, एड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर. आपको क्या करना है? हाफ kg फ्लावर लेना है, आटा या मैदा, और फिर आपको उसमें शुगर मिक्स करना है एंड वाटर जो है वो वार्म होना चाहिए. उसे फिर मिक्स करना है इन तीनों चीज़ों को. अब आप ये सोचेंगे ये रेसिपी क्यों पढ़ाने लग गई मैम? तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करना है. एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो. अब आपको बहुत अच्छे से नीड करना है उसमें ईस्ट मिला के. ईस्ट का जो है वो पाउडर मार्केट में बिकता भी है ना. किसी भी बेकरी पर हमें आसानी से ईस्ट पाउडर मिल जाता है. अब उसे ईस्ट पाउडर मिला के हमें सॉफ्ट डो में कन्वर्ट करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? अब आपने नीड कर लिया उसे, उसके बाद हमने 2 hours के लिए उसे रख दिया, तो हम क्या देखते हैं? अब जब आप उसे देखोगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि वो जो डो है वो राइजन अप हो गया है. उसकी स्पेस से उसने ज़्यादा स्पेस कवर कर ली है, मतलब बढ़ गया है बहुत ज़्यादा. Yeast reproduces rapidly and produces carbon dioxide during respiration. अब ये जो यीस्ट है वो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है. जो हमने मैदा या आटे में यीस्ट पाउडर मिलाया था वो जब हमने 2 hours तक उसे रखा तो क्या हुआ? उसने बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस कर लिया अपने आप को. और क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो मैदा था वो राइजन अप हो गया बोल में. और फिर क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन में. अब उसने अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लिया और फिर जितने भी ईस्ट थे वो सब ब्रीदिंग करने लग गए, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने लग गए ब्रीदिंग में. बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. अब क्या हुआ? जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग एक्सहेल की, उससे वो जो डो था वो राइजन अप हो गया. मतलब वो सब कुछ क्या रहता है जिससे मैदा जो आटा या मैदा जो होता है वो राइजन अप होता है? दैट इज ओनली द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स. और इसी बेसिस पर जो इंडस्ट्री होती है, बेकिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर केक, ब्रेड और बहुत सारे आइटम्स बनाए जाते हैं. द मेन इंग्रेडिएंट इज द ईस्ट. नाउ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब कमर्शियली कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर सकते हैं? ये तो हमने देखा घर में कैसे यूज़ करते हैं एंड बेकरी आइटम्स में कैसे यूज़ करते हैं. अब कमर्शियली बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हम कैसे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूजफुल बना सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर. इन सब का लार्ज प्रोडक्शन होता है तब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं. ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. ये जो ईस्ट होता है ना बेकरी आइटम्स में बल्कि अल्कोहल,
वाइन्स में भी यूज होता है। फॉर दिस पर्पस yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. अब इस पर्पस के लिए जो यीस्ट होता है उसे किस पे ग्रो किया जाता है? नेचुरल शुगर्स पे ग्रो किया जाता है, जो कि ग्रेन्स में प्रेजेंट होती है, हमारे अनाज में प्रेजेंट होती है। नेचुरल शुगर्स उस पे ग्रो किया जाता है, जैसे कि बार्ले, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस एटसेट्रा। Now again activity 2.4. Take a 500 ml beaker filled with 3/4 with water. Dissolve 2-3 teaspoons of sugar in it. आपको 500 ml बीकर लेना है जो कि 500 ml हो, उसे 3/4 वाटर से फिल करना है। अब 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर उसके अंदर आपको मिक्स करना है। उसके बाद आपको 1 चम्मच ईस्ट पाउडर उसमें मिक्स करना है उस शुगर सॉल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, और 4 to 5 आवर्स उसे एक जगह रख देना है जो कि थोड़ी वार्म प्लेस हो, गर्म जगह हो। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? अब आपको उसे फिर स्मेल करना है, आपको डेफिनेटली एक अलग टाइप की स्मेल उस सॉल्यूशन में से आने लग जाएगी बिकॉज ऑफ ईस्ट। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. तो ये जो स्मेल आती है वो किस चीज़ की होगी? अल्कोहल की। मीन्स ये जो एक्टिविटी है उससे अल्कोहल बन जाती है बिकॉज ऑफ ईस्ट। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब इसी प्रोसेस को जिसमें शुगर का कन्वर्शन अल्कोहल में हो रहा है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। हम इसे मार्क भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब इस फर्मेंटेशन का डिस्कवर किसने किया था, किसने खोजा था? भाई सबसे फर्स्ट टाइम कि भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि हमें खुद कोई चीज़ पता नहीं चली, किसी न किसी रिसर्चर ने, किसी न किसी साइंटिस्ट ने, डिस्कवरर ने हमें ये खोज करके दी है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाद से हम उसे अप्लाई करने लगे हमारी डेली लाइफ में या फिर लार्ज स्केल पर। तो लुईस पास्चर उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन 1857 में। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए हमने कमर्शियल यूज़ देख लिया, डोमेस्टिक यूज़ देख लिया, अब हम देखेंगे मेडिसिनल यूज़। अब दवाइयों में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। व्हेनेवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब भी आप बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स भी देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं जैसे कि पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इन मेडिसिन्स का जो सोर्स होता है, मेन सोर्स, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. अब ये जो मेडिसिन होती है ये या तो किल कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप या किल कर देती है, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिसीज कॉज कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी में बीमारी को फैला रहे हैं। इन मेडिसिन्स को इसीलिए एंटीबायोटिक्स कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल या स्टॉप कर देती है उनकी ग्रोथ, जो हमारी बॉडी में डिसीज़ को कॉज कर रहे हैं, डिसीज़ को स्प्रेड कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो मार्क इट। The medicines kill or stop the growth of the disease-causing microorganisms. Such medicines are called antibiotics. Okay. Now, these days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इन दिनों
बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाए जा रहे हैं, मेनली बैक्टीरिया और फंगी का यूज करके। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। जो मेडिसिन का भी मैंने नाम लिया, ये मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया से ही बनाए जा रहे हैं ये एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। नाउ इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was working on a culture of disease causing bacteria। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक पर्सन थे जो कि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे, है ना, वो वर्क कर रहे थे उस चीज़ पे, वो साइंटिस्ट थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। अब उन्होंने देखा एक दिन उनकी कल्चर प्लेट्स पर कि उन्हें कुछ छोटा सा ग्रीन मोल्ड दिख रहा है, उसमें स्पोर्स दिख रहे हैं। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। अब उन्होंने ये पता लगाया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो मोल्ड था, मोल्ड का प्रेजेंस था, वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहा है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को किल भी कर दिया है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। और इसी दिन के बाद से उस मोल्ड से उन्होंने पेनिसिलिन को बनाया और इस तरह से पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हुआ। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया? 1929 में। ओके, the antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of diseases। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और उन्हें बहुत सारी डिसीजेस को क्योर करने के काम में लिया जाता है। उससे बहुत सारी जो डिसीजेस होती है हम उसे क्योर कर सकते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। अब जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उन्हें पोल्ट्री और लाइवस्टॉक के फीड में भी मिलाया जाता है ताकि वो चेक कर सके कि एनिमल्स में कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है, मतलब उनके खाने में मिलाया जाता है। जो एनिमल्स होते हैं, पोल्ट्री मीन्स जो हैन चिकन्स होते हैं उनमें, या काउज गोट्स होते हैं उनमें, उनके फीड में मिलाया जाता है, उनके खाने में मिलाया जाता है और चेक किया जाता है कि कहीं इनको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन तो नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेस। और इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी प्लांट डिसीजेस को भी क्योर करने के काम में लिया जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। अब जो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्वालिफाइड डॉक्टर के एडवाइस से ही कोई भी एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। अपने मन से हम कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ले सकते। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। और डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। उसी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ से आपको स्टोर वाला वही टैबलेट्स देता है जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की होती है। तो आपको अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक खुद नहीं लेनी, डॉक्टर के एडवाइस से ही लेनी है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव एंड यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। जब आप अगर ऐसा करेंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं है और आप फिर भी वो एंटीबायोटिक खा रहे हैं या आप यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा, जब आपको रियली उस एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी वो काम नहीं करेंगे, इट विल नॉट वर्क। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। और अननेसेसरीली हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमें बेनिफिट देते हैं वो बैक्टीरिया को भी मार देते हैं।
Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. अभी जो एंटीबायोटिक्स हमें दी जाती है वो कोल्ड और फ्लू पे बिल्कुल यूज़फुल नहीं होती, वो उसे किल नहीं करती, वो उसे नहीं रोकती. क्यों? क्योंकि ये वायरसेस से स्प्रेड होती है ये डिसीजेस. सो स्टूडेंट्स, अब अगले पार्ट में हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे. सो वेट फॉर माई नेक्स्ट पार्ट. सो if you like my video, please like, subscribe and share my video, and stay home, stay safe. Goodbye, take care, bye bye. You should say